नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से EMRS PGT हिंदी की जो परीक्षा हुई थी उसका जनरल पेपर सामान्य हिंदी से संबंधित 10 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके पहले मैंने जनरल हिंदी से संबंधित हॉस्टल वार्डन और TGT हिंदी से संबंधित सामान्य हिंदी के वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं और ये PGT हिंदी के प्रश्न पत्र का जनरल हिंदी से संबंधित 10 प्रश्न यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखने को मिलेगा और इसके माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होगी कि परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं PGT हिंदी जनरल हिंदी से संबंधित 10 प्रश्नों की श्रृंखला का गद्यांश से संबंधित जानकारी है। यहाँ पर पहले 3 प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित है, जो कि प्रश्न संख्या 141 से 143 तक के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सटीक उत्तर दीजिए। गद्यांश देखिए। करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती है, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीति करता है। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है। औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियाँ दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई है। कोमल भावों की परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता। तो इस छोटे से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हैं साथियों, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 141, करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन नहीं करता। क्या प्रश्न है? करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन नहीं करता। पहला ऑप्शन देखिए, श्रद्धालु, दूसरा दयालु, तीसरा जिस पर करुणा की जाती है, चौथा प्रेमी। तो करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन नहीं करता? जिस पर करुणा की जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, जिस पर करुणा की जाती है। चलते हैं 142वें प्रश्न की ओर। जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर क्या करता है? पहला कृतज्ञ हो जाता है, दूसरा निराश होता है, तीसरा लाचार होता है, चौथा प्रीतिकर नहीं होता। सही उत्तर हो जाएगा, जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर कृतज्ञ हो जाता है। और इस तरह से इसका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके सामने प्रस्तुत है 143वां प्रश्न, जो कि इस गद्यांश से संबंधित अंतिम प्रश्न है। किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है? एक, भविष्य में उन्नति की, दूसरा कोमल भावों की, तीसरा श्रेष्ठ अनुभवों की, चौथा सहज अनुभूतियों की। सही उत्तर हो जाएगा, किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता? कोमल भावों की परिकल्पना करना हमेशा सहज और सरल नहीं होता है। तो इस तरह से साथियों 141 से 143 तक के प्रश्न उपर्युक्त गद्यांश पर आधारित था।
अब 144 नंबर प्रश्न से हम देखेंगे व्याकरणिक प्रश्नों पर। तो आइए देखते हैं 144 में क्या प्रश्न है। निम्नलिखित में विसर्ग संधि वाला शब्द है। देखिए पिछले में भी इसी तरह के प्रश्न, उसमें स्वर संधि से संबंधित दिया था, यहाँ पर विसर्ग संधि से दिया गया है। तो विसर्ग संधि वाला शब्द है पूछ रहा है, कौन है? ऑप्शन नंबर 1 तल्लीन, दूसरा निष्फल, तीसरा सज्जन, चौथा उच्चारण। देखिए 3 शब्द व्यंजन संधि का है और एक शब्द विसर्ग संधि का है। तल्लीन, पिछले में भी ये शब्द टीजीटी हिंदी में दिया गया था, सेम शब्द तल्लीन, तत् जमा लीन बराबर तल्लीन, सत जमा जन सज्जन और उत जमा चारण उच्चारण। ये तीनों शब्द व्यंजन संधि के हैं और विसर्ग संधि का उदाहरण है निष्फल, निह जमा फल बराबर होता है निष्फल। तो ये विसर्ग संधि वाला शब्द है, ऑप्शन नंबर 2 निष्फल। चलते हैं 145वें प्रश्न की ओर। देखते हैं इसमें क्या है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। सेम ऐसे ही वहाँ पर भी दिया गया था, टीजीटी में भी और हॉस्टल वार्डन में भी। इवन प्राचार्य की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें में भी इसी तरह के विलोम शब्दों के शब्द युग्म दिए गए थे। पहला देखिए असंगत है पूछ रहा है, ध्यान रखिए विलोम शब्द युग्मों में असंगत है। हार के विपरीत है जीत, हर्ष के विपरीत है विषाद, हंस के विपरीत है वृद्धि और लुप्त के विपरीत है स्पष्ट। तो उत्तर हो जाएगा साथियों चौथा नंबर असंगत है। हार का जीत बिल्कुल सही है, हर्ष का विषाद बिल्कुल सही है, हंस का वृद्धि ये भी सही है, लुप्त का स्पष्ट नहीं, लुप्त का प्रकट होता है। तो यहाँ पर लुप्त का स्पष्ट ये गलत असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। चलते हैं 146वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है। देखिए पिछले में भी समास का दिया था, उसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण दिया था। यहाँ पर दे दिया है द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है। समास के 6 प्रकार होते हैं, उसमें से सबसे सरल समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की विशेषता परिभाषा क्या है? जिसमें दोनों शब्द प्रधान हो, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से दोनों पद प्रधान वाले शब्द हैं। घास फूस, घास और फूस, लूट मार, लूट और मार, काम काज, काम और काज। यहाँ पर द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है, तो वह है ध्यान मग्न। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? ध्यान में मग्न। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? चौथा नंबर ऑप्शन ध्यान मग्न। ध्यान में मग्न तत्पुरुष समास वाला शब्द द्वंद्व समास का शब्द नहीं है। चलते हैं 147वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। देखिए वहाँ पर भी वैसे ही दिया था, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटना है। पहला है वनस्पति, दूसरा बाह्य, तीसरा बाण, चौथा यजमान। दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी बिल्कुल सही है। बाह्य, बाण, यजमान, ये वनस्पति अशुद्ध है। ये वनस्पति नहीं होता बल्कि क्या होता है? वनस्पति होता है। व की जगह में वह होना चाहिए था, तब ये शुद्ध हो जाता। तो हमें अशुद्ध शब्द मिल गया। पहला नंबर ऑप्शन वनस्पति। आपके सामने प्रस्तुत है 147वां प्रश्न के बाद 148वां प्रश्न।
देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए सभी नकारात्मक में कुछ कुछ पूछ रहा है। पर्यायवाची वाला पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है नहीं। ऑप्शन देखिए, पहला अंडज, दूसरा पखेरु, तीसरा नभचर, चौथा निशिचर। अंडज पक्षी का पर्यायवाची है, पखेरु पक्षी का पर्यायवाची है, नभचर पक्षी का पर्यायवाची है, लेकिन निशिचर पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। निशिचर का अर्थ क्या है? पर्यायवाची किसका होगा? राक्षस। राक्षस को बोला जाता है निशिचर, ये इसका पर्यायवाची होगा। तो यहाँ पर चौथा नंबर ऑप्शन निशिचर पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आइए चलते हैं 148वें वाले प्रश्न की ओर। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला के लिए एक शब्द है। देखिए, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। एक साप्ताहिक, दूसरा पाक्षिक, तीसरा मासिक, चौथा अर्धमासिक। सही उत्तर हो जाएगा। सप्ताह बोल दिया तो निश्चित रूप से पहला वाला ऑप्शन सही होगा। जो सप्ताह में प्रकाशित होता है साप्ताहिक, जो प्रतिदिन प्रकाशित होता है वो दैनिक, जो पक्ष में 15 दिन में प्रकाशित होता है वो पाक्षिक, एक महीने में प्रकाशित होने वाला मासिक, 3 महीने में प्रकाशित होने वाला त्रैमासिक, 6 महीने में प्रकाशित होने वाला अर्धमासिक, आधे महीने में 6 महीने में अर्धवार्षिक हो जाएगा, अर्धवार्षिक, और 1 साल में प्रकाशित होने वाला वार्षिक हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सभी का वर्णन कर दिया। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाले के लिए एक शब्द है साप्ताहिक। चलते हैं आज का अंतिम और 150वां प्रश्न। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है। बहुत ही सरल है, हम सब सामान्य रूप से प्रयोग करते। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है। पहला मूर्ख व्यक्ति, दूसरा ईर्ष्यालु व्यक्ति, तीसरा बुरा व्यक्ति, चौथा विद्वान का दुश्मन। सही उत्तर हो जाएगा अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है अक्ल का दुश्मन, या गोबर गणेश मूर्ख व्यक्ति के लिए। गोबर गणेश का मीनिंग भी मूर्ख व्यक्ति होता है, या अक्ल का दुश्मन भी मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से साथियों हमने EMRS PGT हिंदी का जो जनरल पेपर के अंतर्गत हिंदी के 10 प्रश्न दिए गए थे, उससे संबंधित सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा कर लिया। यहाँ पर हमने EMRS के जनरल हिंदी से संबंधित 4 वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्रिंसिपल एग्जाम परीक्षा, प्रिंसिपल परीक्षा के हिंदी के जनरल हिंदी के 10 प्रश्न पर वीडियो है। PGT हिंदी के सामान्य हिंदी के 10 प्रश्नों पर वीडियो ये है। इसके पिछले में TGT हिंदी के 10 प्रश्नों पर वीडियो है, और हॉस्टल वार्डन से संबंधित हिंदी के 10 प्रश्नों पर वीडियो है। तो इस तरह से साथियों हमने EMRS द्वारा जो दिसंबर 23 में परीक्षा आयोजित की गई थी, उससे संबंधित हिंदी के प्रश्नों पर आधारित 4 वीडियो जीत एजुकेशन के माध्यम से आपको सुनने, पढ़ने, देखने को मिलेगा।
और आने वाली परीक्षाओं के लिए सहायक होगा। इस तरह से आप तैयारी करते रहें। हम किसी और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।